गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? एक इकोनॉमिक्स का सबसे आसान टॉपिक इसको कह सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, उनको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन। देन इसके अंदर आता है मोनोपोली। और इन दोनों के बीच की एक सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं, जो रियल सिचुएशन होती है, जिसको हम आमतौर पर देखते हैं, ठीक है ना, अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये दोस्तों आगे 3 तरह की होती है। सबसे पहले इसके अंदर शामिल करते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। उसके बाद में हम यहाँ पर शामिल करते हैं ओलिगोपोली को, अल्पाधिकार। उसके बाद में शामिल करते हैं यहाँ पर ड्यूपोली को, ठीक है ना। तो ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। एक बाजार का ढांचा जो है उसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है परफेक्ट कंपटीशन। चलिए परफेक्ट कंपटीशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब प्रोफेसर लेफ्टविच ने एक डेफिनेशन दी है। किसने? प्रोफेसर लेफ्टविच ने एक डेफिनेशन दी है। उसमें उन्होंने क्या बताया है परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग? उन्होंने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह अवस्था होती है जिसके अंदर एक जैसी वस्तुओं को बेचने वाली बहुत सारी फर्में होती है, ठीक है ना। और उन फर्मों के अंदर कोई भी ऐसी इंडिविजुअल फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि वो प्राइस एंड क्वांटिटी को इफेक्ट कर दे या उनमें चेंज कर दे। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसी एक बड़ी फर्म नहीं होती पूरी मार्केट के अंदर जो प्राइस और क्वांटिटी को इफेक्ट कर दे। तो ये थी डेफिनेशन, किसके द्वारा दी गई? प्रोफेसर लेफ्टविच के द्वारा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, मीनिंग की अगर बात करें तो मतलब क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता का? पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है कि ऐसा बाजार जिसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट को खरीदने वाली और बेचने वाली बहुत सारी फर्में होती है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। यानी कि समरूप वस्तुओं के बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन। फिर एक डेफिनेशन और दी है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। उन्होंने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है ना, किसी भी उत्पादक के लिए, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। चलिए इसके बारे में दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं हम अजम्पशन की। यानी कि हर एक कंपटीशन की अजम्पशन होगी हमारे पास। सबसे पहली अजम्पशन क्या है? लार्ज नंबर। लिख देता हूँ यहाँ पर, लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी संख्या के अंदर क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन उनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने का मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि वो
जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को या उसकी क्वांटिटी को इफेक्ट कर दे, ऐसी कोई फर्म नहीं होती। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों दूसरी अजम्पशन की। दूसरी अजम्पशन क्या है इसकी? दूसरी अजम्पशन है कि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? समरूप। समरूप वस्तुएं, एक जैसी वस्तुएं होती है यहाँ पर। ठीक है ना, कि मार्केट में बहुत सारी शॉप होती है, सभी दुकानों के ऊपर सेम जो चीज़ें हैं वो मिल रही होती है। और अगली जो बात है वो है सेम प्राइस। मार्केट के अंदर सेम प्राइस होता है। इंडस्ट्री में डिसाइड होती है प्राइस किसके द्वारा? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा, और उसी प्राइस को फॉलो करती है सारी फर्में। यहाँ पर इंडस्ट्री और फर्म के अंदर डिफरेंस होता है दोस्तों। फर्म एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट होती है और इंडस्ट्री क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ फर्म्स, बहुत सारी फर्मों का एक समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, इंडस्ट्री होती है। ठीक है ना, इंडस्ट्री क्या होती है कि जिसके अंदर बहुत सारी फर्में शामिल होती है। चलिए, चौथी इसकी अजम्पशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज होती है। क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज। ठीक है ना, किसकी? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर मार्केट की पूरी जानकारी होती है। यानी कि एक प्रोड्यूसर को ये पता होता है कि और कितनी फर्में या मार्केट में किस किस प्रोडक्ट को बना रही है, उनकी प्राइस क्या है। और कंज्यूमर को भी ये पता होता है कि कौन सी शॉप पे किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं पांचवी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की या अजम्पशन की। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी फ्री एंड कोई भी फर्म मार्केट के अंदर आ सकती है और मार्केट को छोड़कर जा सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता इसके ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं फ्री फ्रॉम चेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्रतिबंधों का अभाव होता है। सरकार किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं लगाती। सरकार मार्केट से दूर रहती है, इंटरफेयर नहीं करती। ओके, फिर इसके बाद में अगली अजम्पशन की बात करें तो वो क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी। पूर्ण गतिशीलता, यानी कि साधनों की और वस्तुओं की पूर्ण गतिशीलता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाना है या सेवाओं को पहुंचाना है तो वो बहुत ही यहाँ पर आसान है। ओके, फिर इसके बाद में बात करते हैं आठवीं अजम्पशन की, यानी लैक ऑफ यातायात संबंधी यहाँ पर कोई भी लागत नहीं होती। यानी कि एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज होता है उसकी यहाँ पर कमी पाई जाती है इस कंपटीशन के अंदर। ठीक है ना, कोई खर्चा नहीं आता। देन इसके बाद में बात करते हैं नाइन्थ पार्ट की। ये क्या होता है? यहाँ पर नाइन्थ पार्ट के अंदर क्या है? लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बिक्री कॉस्ट की यहाँ पर कमी पाई जाती है। किसी भी वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन के ऊपर कोई खर्च नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी कुछ मेन अजम्पशन थी। ठीक है ना, क्या थी? मेन अजम्पशन थी। इन्हीं अजम्पशन के बेस पर परफेक्ट कंपटीशन डिपेंड करता है। अगर ऐसा होगा तो ही परफेक्ट कंपटीशन लाइज करेगा मार्केट के अंदर, नहीं तो नहीं करेगा।
जैसे अगर सेम प्राइस ना हो तो परफेक्ट कंपटीशन ख़त्म, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है तो फेल हो जाएगा और कंपटीशन बन जाएगा कोई, ठीक है। तो ये इसकी मेन अजम्पशन थी। इसके बारे में इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, इसी से बात कर लेते हैं यहाँ पर ही। जिस कंपटीशन के अंदर परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी, यानी एक तो ये वाली जो अजम्पशन है और एक ये वाली एजम्पशन है, ठीक है ना। जिस कंपटीशन के अंदर ये दोनों चीज़ें, ये वाली और ये वाली, अगर ये दोनों चीज़ें शामिल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्योर कंपटीशन बोलते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जिसके अंदर ये सारी एजम्पशन शामिल होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आगे बात करते हैं डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि डिमांड रेवेन्यू कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मांग वक्र और आय वक्र कैसा होता है, इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम बनाते हैं दोस्तों। देखिए आउटपुट और यहाँ पर प्राइस और रेवेन्यू को मैंने ले लिया है। यहाँ पर जो प्राइस लाइन होती है वही क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू। यानी इस लाइन के ऊपर क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है ना। यही मांग वक्र होता है, यही आय वक्र होता है, यही औसत आय वक्र होता है और यही सीमांत आय वक्र होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो प्राइस ही होती है दोस्तों। वो क्या होती है, प्राइस ही होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इक्वल होती है, ठीक है ना। तो डिमांड कर्व यहाँ पर ऐसा होता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगले कॉन्सेप्ट में क्या है हमारे पास, टू विटल कंक्लूजन। दो जो है निष्कर्ष हैं, दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं हमारे पास, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है कि फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। क्या है पहला विटल कंक्लूजन, फर्म इज टेकर एंड प्राइस मेकर, ये आर है। यहाँ ये टैगलाइन भी होती है दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन की। सीधा आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, यह कौन से कंपटीशन से संबंधित है, ठीक है ना। तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको क्या चूज करना है, परफेक्ट कंपटीशन। ओके, फर्म इज, यहाँ पर क्या कहने का मतलब ये है कि प्राइस जो डिसाइड होती है वो उद्योग में होती है। जैसे एक डायग्राम बना ले, यहाँ पर एक ये वाला बना लेते हैं, वाई एक्स ओ एक्स दोनों के अंदर साझा आउटपुट कर दिया। यहाँ पर प्राइस रेवेन्यू कर दिया। प्राइस डिसाइड, ये है इंडस्ट्री और ये है फर्म। ओके, प्राइस कहाँ डिसाइड होती है, इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस के अंदर जहाँ टच करते हैं वहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम
आउटपुट होता है। अब इसी प्राइस के ऊपर आगे फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपना कितना भी प्रोडक्शन बेचना पड़ सकता है, Q1 Q2 कितना भी प्रोडक्शन वो बेच सकती है, ठीक है ना। यानी कि फर्म प्राइस को लेने वाली होती है और इंडस्ट्री प्राइस को बढ़ाने वाली होती है। इंडस्ट्री भी खुद नहीं बढ़ाती, जो बाजार की शक्तियाँ होती हैं मांग और पूर्ति, वे उनकी हेल्प से क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा कंक्लूजन क्या था हमारे पास। दूसरा कंक्लूजन ये है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी यहाँ पर क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। दूसरा विटल कंक्लूजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। इसको भी डायग्राम से समझते हैं, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था, ये वही कॉन्सेप्ट है और वही डायग्राम है। जब मांग क्या होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, ठीक है ना, ओ वाई, यहाँ पर क्या है, प्राइस और रेवेन्यू होती है यहाँ पर। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसे बनता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। कहने का मतलब कि प्राइस के अंदर अगर थोड़ा भी चेंज आया तो डिमांड इन्फिनिटी भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यानी कि अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और अगर प्राइस थोड़ी सी कम हो गई है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये दो कंडीशन होती है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये एक्स अक्ष के पैरेलल होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो मेन इसके कंक्लूजन थे। चलिए इसके बाद में बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन की। प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पर होता है, अभी मैंने बताया था कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री के अंदर होता है। और उसको प्राइस डिटर्मिनेशन करता कौन है, प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस करती है, डिमांड और सप्लाई। चलिए यहाँ पर हम प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कहाँ पर होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन, वही दो डायग्राम सेम बनाने होंगे। एक ये बना लिया, दूसरा ये बना लिया। यहाँ पर आउटपुट और यहाँ पर भी आउटपुट। ये है इंडस्ट्री वाई प्राइस रेवेन्यू, ठीक है। और यही चीज़ सेम यहाँ पर है, प्राइस और रेवेन्यू। प्राइस डिसाइड कैसे होती है, जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस के अंदर जहाँ पर कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा और ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। कहाँ डिसाइड हुई, इंडस्ट्री के अंदर, किसके द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। जहाँ ये आपस में कट करेगी वहाँ इक्विलिब्रियम होता है, और वहाँ पर OP जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और OQ जो क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसी प्राइस के ऊपर आगे फर्म के अंदर काम होगा, यानी कि ये डायग्राम क्या है, फर्म का है, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड हुई थी उसी प्राइस को आगे फॉलो करना पड़ता है फर्म्स को। उसी प्राइस के ऊपर ये अपने प्रोडक्ट को कितना भी बेच सकती है, जैसे Q बेचा, Q1 बेचा, Q2 बेचा, प्राइस समान होती है। हमने अजम्पशन में भी पढ़ा कि प्राइस क्या होती है, यहाँ पर समान होती है दोस्तों, ठीक है।
तो ये था प्राइस डिटर्मिनेशन का डायग्राम। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास दो मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में इस वीडियो को एंड कर देंगे। बस दो डायग्राम हैं, वो समझने हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। क्या है इफेक्ट ऑफ प्राइस डिमांड। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्या है, दोस्तों, दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस, इफेक्ट ऑफ सेविंग। इफेक्ट ऑफ प्राइस, when change in supply, इफेक्ट ऑफ प्राइस when चेंज इन डिमांड। ये दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारे पास, इनको समझते हैं। यानी कि इफेक्ट ऑफ प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब डिमांड के अंदर चेंज करते हैं। इसको, इस लाइन को पढ़ते ही हमारी समझ में आ गया कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो कांस्टेंट होगी। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। सप्लाई जब कांस्टेंट होती है OX, यहाँ आउटपुट Y, यहाँ पर ठीक है। चलिए क्या बात करनी है, सप्लाई कांस्टेंट रखनी है। सप्लाई जब कांस्टेंट रहे और डिमांड में अगर चेंज आ जाए तो प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। चलिए, सबसे पहला हमारा जो प्रारंभिक इनिशियल डिमांड कर्व है वो DD है। इसकी हेल्प से इक्विलिब्रियम आउटपुट ये OQ है और इक्विलिब्रियम प्राइस OP है। समझ में आ गई बात। अब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिमांड को बढ़ा देते हैं भाई, बढ़ाकर D1 कर दिया। जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, क्वांटिटी भी बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ गई। समझ आई बात कि प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ जाना, ओके। उसके बाद में अगर डिमांड बढ़ी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अब यहाँ पर आ जाएगा E1, ठीक है ना। संतुलित प्राइस अब क्या बन जाएगी, OP1 बन जाएगी। पहले OP थी, OP से बढ़कर OP1 हो गई। क्यों हुई, जब डिमांड बढ़ी तो, ओके। अगर डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा, अगर डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा, ये D2 और ये D2 डिमांड करा हुआ है हमारा नया। जब डिमांड को हमने कम किया है, जब डिमांड को हमने कम किया तो आउटपुट भी कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड, जितनी डिमांड होगी उतनी आउटपुट होगी। अब डिमांड ही OQ हो रही है तो क्या होगी, डिमांड भी OQ हो रही है तो आउटपुट भी OQ होगा, ठीक है ना। चलिए, इसके कारण अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, इस E2 पॉइंट के ऊपर है। यानी कि जब हमने डिमांड को कम किया तो प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई और आउटपुट भी कम हो गया। तो ये था इफेक्ट क्या, जब डिमांड कर्व में चेंज होता है व्हेन सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट, ठीक है ना। सप्लाई कर्व कांस्टेंट हो और मांग में अगर परिवर्तन कर दें तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्राइस व्हेन चेंज इन सप्लाई। इस टैगलाइन से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर डिमांड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डिमांड कांस्टेंट हो और सप्लाई में चेंज आ जाए तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो दिखाना है। चलिए यहाँ पर भी एक डायग्राम बना लेते हैं, XOY। यहाँ पर प्राइस इन रुपीज़ और
ये आउटपुट। ओके, यहाँ पर क्या है, हमारे को सबसे पहले एक डिमांड कर्व बना लेना है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आरंभिक सप्लाई कर्व जो है वो है एस एस। इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये दोनों आपस में कट करेगी। इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, ओ क्यू है, और इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कितनी है, ओ पी है, ठीक है ना, ओ पी है। अब हमारे को डिमांड को नहीं छेड़ना, ये कांस्टेंट है। बताना है कि अगर सप्लाई में चेंज हो जाए तो प्राइस में कैसा चेंज आएगा। अगर सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ती है तो नीचे की तरफ बढ़ती है दोस्तों, S1 सप्लाई बढ़ी तो इसके कारण क्या हुआ, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया, E1 हो गया। इससे इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, OQ1 है, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, OP1 है, प्राइस कम हो गया। जब सप्लाई बढ़ी यानी आउटपुट बढ़ा, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस कम हो गई, ठीक है ना। जब किसी चीज़ की हम ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं मार्केट में, ज़्यादा चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं जब सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी जब सप्लाई कम कर दें हम। पहले हमने सप्लाई को बढ़ाया था तो प्राइस कम हो गई थी, अब सप्लाई को कम किया है, सप्लाई को कम किया है तो अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर है E2, ये S2 और S2 से डिनोट कर देंगे। अब इक्विलिब्रियम कहाँ इस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, OQ2 है, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है, OP2 है। यानी सप्लाई को अगर हमने कम किया तो प्राइस बढ़ गई। प्राइस के ऊपर इफेक्ट बताना था। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस कम हो गई, सप्लाई कम हुई तो प्राइस बढ़ गई। ओके, क्लियर। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो के अंदर अगले नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे दोस्तों। तो आपसे आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो आपसे एक विनती है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया है, ठीक है, समझ में आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।